विद डिफरेंट फीचर्स, तो अच्छा क्वेश्चन होता। तो इन्होंने थोड़ा सा इजी कर दिया, एक YZ एक XZ और एक XZ। अच्छा दो ऑप्शन नहीं, YZ XY और XZ, तो ठीक है, तो यानी तीन ऑप्शन हो गया, तो एक ही करेक्ट हुआ। और डी वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी 3 में तो ए सही है, 3 में ए सही है। और तो ऑप्शन है 19, सीधा डाउट है दिख रहा है मुझे, 19, 21, 23, 25। ठीक, अब 19 पे चलता हूं मैं, 19 पे देख लेता हूं सर 11। अच्छा 11 भी है, 11 11 11। अच्छा 11 तो शायद उस दिन भी किसी ने बोला था ना कि सॉलिड और हॉलो सिलेंडर को लेके, हॉलो स्फीयर को लेके इश्यू था, है ना। चलो मैं एक काम करता हूं, इस वाले टेस्ट के लिए ना हॉलो स्फीयर के लिए जो मार्क किए और सॉलिड स्फीयर के लिए जो मार्क किए दोनों का नंबर दे देते, ठीक है ना। लेकिन ना आगे से ध्यान रखना, क्योंकि इस पे ना जे एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, रोटेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, अ स्फीयर रोलिंग ऑन ए सरफेस, और उसका आंसर चॉइस उन्होंने दिया था सॉलिड स्फीयर को लेकर। इनफैक्ट एक आध जगह और भी मैंने देखा है, इज दैट सिलेंडर जब बोला जाता है, स्फीयर जब बोला जाता है ना, तो हम लोग उनको सॉलिड ही माने। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना सॉलिड फिगर्स लेना, ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट अगर कोई फिगर दिया हुआ है तो हम उसको सॉलिड माने। से हॉलो स्फीयर कैसे पता चलेगा, तो उसमें दिया रहेगा ना कि स्फेरिकल शेल है या हॉलो है, ऐसे भी बोला जाएगा तो अलग बात। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट याद रखना हम सॉलिड फिगर्स ही लेंगे। और इस पे क्वेश्चन जो है ना, इस पे जो क्वेश्चन है ये पहले भी जी एडवांस में आया हुआ। इस बार के लिए मैं दोनों में नंबर दे देता हूं, यानी इस बार क्या क्या करेक्शन होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, ठीक है ना। तो 11 का जो है बी सी दोनों में मार्क्स दे दो, ठीक है। सर अगर रॉन्ग क्वेश्चन लिखा है तो? हाँ बेटे, सर अगर रॉन्ग क्वेश्चन लिखा है तो? नहीं रॉन्ग क्वेश्चन कैसे हो, क्वेश्चन में क्या गलती है? क्वेश्चन में क्या गलती है बताओ। सर यूनिफॉर्मली चार्ज बोले, वो तो सॉलिड ही लेके चलेंगे ना, वो ऑन इट सरफेस तो देखो सर, नहीं यूनिफॉर्म तो सरफेस में भी होता है, ऐसे बात नहीं है। इट इज जस्ट दैट आगे के लिए ध्यान रख लेना, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना और भी जगह आ सकता है। जैसे मान लो अगर उसमें बोल दिया स्फीयर है ना, जैसे उसमें क्या बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में मान लो स्फीयर की क्वेश्चन आ गया, या मान लो इवन मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आ गया, रोलिंग, प्योर रोलिंग, फिर वो जो हाइट जहां पे अगर इंपल्स दो तो इन दैट केस ऑटोमेटिक प्योर रोलिंग से स्टार्ट होता है, याद है ना वो k²/r, तो वहां पे फिर कौन सा लो है या नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जो है हम लोग सॉलिड फिगर्स लेके थोड़ा ध्यान रखें। तो देयरफॉर बी और सी दोनों में नंबर दे देता हूं, ठीक है ना, बी और सी, हाँ बी और सी। 11 के बाद 19 फटाफट चलते हैं। Where you have accessory volt to the point B where the potential is 0. The velocity of the ball at point B is 20 centimeter. The velocity of the ball at point A will be. ओह अच्छा अच्छा, इसमें ए तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हायर से लोअर में जा रहा है। अच्छा चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव? नहीं चार्ज भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, ए तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बाकी एक बार सॉल्व करके देखा है किसी ने, क्या ऑप्शन आ रहा है? 19 यही आ रहा था। वो पता है क्या चक्कर है, देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल पे वैल्यू दे रखा है 20, तो हायर पोटेंशियल पे तो कम होगा ना वेलोसिटी, तो 20 से तो आंसर कम आएगा। मैंने तो सॉल्व नहीं किया बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे 20 से आंसर कम आएगा, और मुझे ऑप्शन चॉइस दिख रहा है, मुझे ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन चॉइस ए दे रहा है, तो ऑप्शन ए तो ज्यादा वेलोसिटी होगा, वो तो हो ही नहीं सकता ना, आंसर कम आएगा। अब कम बोलते एक भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, वो एक्चुअली ना टाइपिंग मिस्टेक है, वो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। क्वेश्चन लिखा है तो सही है। हाँ बेटे सर रॉन्ग क्वेश्चन लिखा है तो सही है। चलो इस पर्टिकुलर में रॉन्ग क्वेश्चन में भी दे दूंगा, बट एक्चुअली एक बार जरा चेक करो कोई एक जने कि 16.8 सेंटीमीटर तो नहीं आ रहा सर, यही आ रहा था पर सेकंड लिखा है 16.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। यस सर, यही था। हाँ मैं समझ गया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, आई गॉट इट। वो एक्चुअली पता है क्या है ना,
मैं समझ गया। अब क्वेश्चन का सुनो ध्यान से, पहले क्या है, ये यहाँ पे और यहाँ पे है। अब ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, यहाँ पे इसका वेलोसिटी दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड और वो भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी उससे कम होगा ना, क्योंकि हायर से लोअर मींस द वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो इंक्रीज करके अगर 20 होता तो उससे कम ही होगा। तो इट सीम्स के कैलकुलेशन करके 16.8 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, नो प्रॉब्लम, समझ गया मैं। तो सी वाले का करेक्ट हो जाएगा। एक तो मैं नियरेस्ट ऑप्शन लिखा है, हाँ बेटे, सबसे कम वाला ऑप्शन 22.8 वो मुझे चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, समझे नहीं, मैं कह रहा हूं कि उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है ना, तो गलत हो गया ना फिर। तो सी हो गया। सारे ज्यादा है उससे, हाँ बेटे, सारे तो उससे ज्यादा सारे ऑप्शंस। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया हूँ, जब टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। सी और रॉन्ग क्वेश्चन को आई थिंक दे देते हैं, है ना? आई थिंक दैट विल बी ओके। वो एक्चुअली सी सेंटीमीटर पर सेकंड वाला ही करेक्ट होगा। अब जिसने भी करेक्ट किया है, शायद मनन ने बोला हाँ, ठीक है ना? तो दैट कुड बी एन ऑप्शन। अभी मुझे नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं, 19 पे सी एंड रॉन्ग वाले को वो करते हैं। और वो भी रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि यूनिट का गड़बड़ है, अदरवाइज आंसर तो सही दिया है, बट टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो कोई नहीं, वो तो चेक करना मुश्किल है। 19 के बाद आ जाओ 21। 21. The distance between the plates of a charged plate capacitor connected from the battery is 5 centimeter and ठीक। ठीक है, तो देखो, इसमें तो ये हो जाएगा कि इसमें जो दिख रहा है इस तरह, the distance between the plates of a charged plate capacitor connected to the battery of 5 centimeter। तो यानी इसका जो फील्ड है वो दे रखा है 300। तो ध्यान रखना, इस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस करोगे और अगर चार्ज सेम है, क्योंकि बैटरी से डिस्कनेक्टेड है यानी चार्ज सेम रहेगा, तो दैट केस क्या होगा, ये जो पोर्शन पे डाइलेक्ट्रिक वगैरह डाला है वहां तो फील्ड बदल जाएगा, लेकिन जिस पोर्शन पे तुमने एयर वाला रखा है उस पे कोई चेंज नहीं हो, ठीक है ना? तो फील्ड तो दे रखा है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है उसमें से 1 सेंटीमीटर तो बेकार हो गया, क्योंकि उस 1 सेंटीमीटर में कोई फील्ड होगा नहीं। देयरफॉर जो फील्ड होगा वो बाकी 4 सेंटीमीटर में होगा, यानी 4 सेंटीमीटर इंटू 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी 1200 वोल्ट आ गया। ये आ गया 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? तो यानी 21 का तो ऑप्शन चॉइस क्या है? हाँ, ऑप्शन चॉइस भी वही है, तो 21 का तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 21 के बाद 22, 23 मेरे आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ बेटे, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस? अच्छा अच्छा, कैपेसिटर्स की नॉलेज चाहिए थी। अच्छा कैपेसिटेंस था नहीं, कैपेसिटेंस था नहीं, बट फील्ड का ही क्वेश्चन है। और अगर तुम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करो, जो प्लेट के पैरेलल जो फील्ड होता है, ये गॉस लॉ का पैरेलल प्लेट का फील्ड है ना, उसका एक पार्ट हमने बाद में और कंसोलिडेट तरीके से कैपेसिटर में डिस्कस किया था, बट बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन व्हाट प्लेट्स है। तो प्लेट का तो हमने कंसेप्ट कर रखा है कि यूनिफॉर्म फील्ड होता है, और अगर मेटल में देखोगे तो मेटल के अंदर फील्ड नहीं होता है। तो दोनों कंसेप्ट हमने पिछले चैप्टर ही पढ़ा वो तो कैपेसिटेंस के नाम से हमने है ना कल डिस्कस किया था बाई चांस, वो एक अलग बात, बट कंसेप्ट तो उसी चैप्टर का ही है, ऐसे नहीं। 22 में है क्या रिप्रेजेंट करना है, फ्लक्स, सो दिस थिंग फ्लक्स दैट्स द रॉड गोस थ्रू। ठीक है, तो यानी बेसिकली क्या है ना, देखो एक सिंपल लॉजिक तो ये हो रहा है कि जैसे जैसे रॉड एंटर करेगा तो उसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद देखो इंक्रीज तो फर्दर करेगा नहीं, लेकिन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा,
फिर जैसे रॉड बाहर चला जाएगा तो धीरे धीरे बाहर चलने लगेगा तो फ्लक्स दोबारा डिक्रीज करेगा, तो पहले बढ़ेगा फिर सेम रहेगा फिर डिक्रीज करेगा 22 का। तो यानी ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आई थिंक 22 का, तो फोर्थ ऑप्शन लॉजिकली करेक्ट, नो प्रॉब्लम, है ना। 22 का इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, 23 का देख लेता हूँ। 23 और 25, 23 का हो गया ठीक है, यानी 23 का हो गया एक सिग्मा एक 2 सिग्मा, तो ये सिग्मा हो गया 2 सिग्मा हो गया, और बीच वाला प्लेट अर्थ कर दी। तो अर्थ करने वाला होता है जीरो पोटेंशियल, है ना। ये हो गया जीरो पोटेंशियल, तो इस सिग्मा की वजह से यहाँ पे माइनस सिग्मा हो जाएगा और ये -2 सिग्मा, -2 सिग्मा। तो ठीक है, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा ये हो जाएगा +2 सिग्मा। क्या चार्ज फ्लो पूछा है क्या? अच्छा, चार्ज डेंसिटी ऑफ द लेफ्ट फेस ऑफ द प्लेट इज, ठीक है। देखो अर्थ करने से क्या होगा कि ये जो इसके जो आउटर में चार्ज है ना वो जीरो होता है, ये मेन चीज, ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट। इसके आउटर में जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनता है? बी बनता है, 23 का। तो लेफ्ट तो अकॉर्डिंग टू आवर विजन करेंगे ना, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, तो इसमें क्या कंफ्यूजन? ये तो सर लेफ्ट फेस तो बताया नहीं है ना कौन सी प्लेट कहाँ पे है, अब उसको दूसरी साइड पे रख देंगे तब भी सेम ही फिगर बनेगा। समझे नहीं? देखो क्या बोल रहे हैं, थर्ड प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। फिर बोल रहे हैं चार्ज डेंसिटी ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ दिस प्लेट, यानी थर्ड प्लेट का बोल रहे हैं। मैं सपोज अगर बोलूंगा कि यू नो वेयर इज हु इज सिटिंग ऑन द थर्ड चेयर, हु इज सिटिंग ऑन द थर्ड चेयर, तो उससे एक पेन ले लो। तो तुम अगर उससे एक पेन ले लो वाला स्टेटमेंट बोलोगे तो तुम बोला हम कैसे लें, पता ही नहीं चल रहा है किससे लेना। और उसके पिछले सेंटेंस बोला है ना, हु इज सिटिंग ऑन द थर्ड चेयर, टेक अ पेन फ्रॉम हिम, समथिंग लाइक दैट। मतलब लेफ्ट में प्लेट कौन सी रखी है? समझे? अर्थिंग में रखना नहीं होता है, अर्थिंग में खुद ही बन जाता है, अर्थिंग में रखा नहीं होगा, और रखा भी होगा तो भी नहीं सर, अगर हम पीछे से देखेंगे, अगर हमारा व्यू पर्सपेक्टिव पीछे से होगा तब तो लेफ्ट प्लेट दूसरी आ जाएगी। तो हम ये बता नहीं सकते ना, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि 2 सिग्मा वाली प्लेट या फिर सिग्मा वाली प्लेट कौन सी उसमें लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, मतलब यू आर सेइंग कि ये वाला लेफ्ट मतलब सिग्मा और -2 सिग्मा, ये डाउट है? यस सर। चलो ठीक है, ये डाउट तो मैं जरूर मानता हूं, लेकिन इसमें रॉन्ग क्वेश्चन में ये मार्क्स भी आएगा। बी और सी में से एक ऑप्शन दोगे ना फिर, ये क्या, व्हाट हैव यू डन? सर रॉन्ग क्वेश्चन। कौन बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, कौन बोल रहे हैं? जय धैर्य, और कोई? चलो, 2 जने ने रॉन्ग क्वेश्चन लिखा है ना। वेल आई थिंक ठीक है, समझ गया। एक्चुअली मैं ऑर्डर में ले रहा था, तो चलो ठीक है, अगर ये वाला बोलते हो तो आई थिंक फाइन, इट कैन बी अ डाउट, इट कैन बी अ डाउट। ऐसा एक्चुअली ना ऐसे क्वेश्चन में बड़ा दिक्कत हो जाता है मार्किंग कर डाउट है भी और नहीं भी है चलो ठीक है, 2 जने का है, ठीक, कोई बात, देख लो। 23 हो गए, और क्या है उसके बाद 25, ये लास्ट आई हो 25। अब देखो हर कोई कैसे अलग अलग तरीके सोचते हैं, इससे पता चलता है ठीक, कोई बात। 24 हाँ 24 24 भी है, चलो पहले मैं 25 देख लेता हूँ।
Two spherical conductors B and C having equal radius and carrying equal charge. चलो आई थिंक 25 वाला तो बस एक सीक्वेंशियल क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना होता है कि किसके साथ क्या होगा। तो बोले कि दो चार्ज है इक्वल, ठीक है, यानी Q और Q है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। बाद में इसको टच किया तो ये हो गया Q/2, ये भी Q/2 हो गया। ये जब इसको टच करोगे तो ये हो जाएगा 3Q/4। तो बाद में F हो गया प्रोपोर्शनल टू Q/2 into 3Q/4, यानी 3Q²/8 यानी इक्वल टू 3/8F। तो 25 का तो टी ठीक ही है, देख एक चीज और मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा और कौन से बोल रहे थे? 24 टू चार्जेस और D/2 thickness metal square में ना effective force होगी। तो अगर ये D/2 thickness का प्लेट ना, ये ना डिटर्मिनेबल नहीं होगा। मेटल है नॉन मेटल है? मेटल है। ये ना डिस्टेंस नहीं दिया हुआ कि मतलब कहाँ पे है, और वैसे डिस्टेंस दिया हो तो भी दिक्कत है, बट डिस्टेंस दिया नहीं है तो लाइक ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। बल्कि जेन्युइनली ना रॉन्ग क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। बाकियों में तो चलो इट्स अ परसेप्शन इशू है, करो एक दो जगह रिलैक्स कर दिया, एक आध में तो चलो टाइपिंग मिस्टेक हुआ। जेन्युइनली जो क्वेश्चन नहीं होगा वो ये है। उसके रीजन ये है कि देयर इज अ मेटल प्लेट और नथिंग इज गिवन। तो अगर हम इमेज मेथड भी लगाएंगे लेंस से, इन दैट केस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, है या नहीं? तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिटरमाइनेबल। ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस पे जो है ये तो रॉन्ग क्वेश्चन वाला मार्क्स मिल जाएगा 1/24, तो मैं ध्यान रखूंगा। इसको तो चलो बोनस टाइप का दे देंगे, ठीक है। ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, फाइन। यानी 4-5 क्वेश्चंस में इधर उधर के चीजें थे। सर एक बार 7th क्वेश्चन में साइन देखना। और भी क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन में एक बार साइन की देखना, ऑप्शन में साइन थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। कौन से क्वेश्चन बेटे?
7th. एक सेकंड। मैंने बंद कर दिया ना, इससे जाकर Sir, you are mute. सर आप म्यूट हो गए हो। सर 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 सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा। सर यू आर म्यूटेड। अब सर आगे बोलेंगे फिर और आवाज आ जाएगी। हेलो हेलो। नहीं, इसमें तो म्यूटेड नहीं हूँ। सर अब सर ठीक हो गए। क्या हो गया, फिर से गड़बड़। अच्छा। ठीक है, मैं समझ गया, इसमें साइन का गड़बड़ है ना? इसमें साइन का गड़बड़ है, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि दैट्स द बेस्ट चॉइस है। तो ठीक है, इसका तो फिर भी ठीक है। वैसे हिमांशु व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 2 - 5 into एप्सिलॉन। और पर यह ना कि बाकी आंसर्स बहुत ज्यादा अलग है, तो लाइक आई थिंक दिस इज ओके। ठीक है, तो चलेगा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ पहले। हाँ ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर बताओ। अच्छा, 10th में क्या है? यस सर, 10th के अंदर साइन ऑपोजिट आ रहा है। हाँ यस सर, माइनस माइनस आएगा। यस सर। यस सर। माइनस में आएगा। अच्छा अच्छा, हो अच्छा, इसमें इन्होंने y एक्सिस में पोटेंशियल नेगेटिव दे रहा है। चलो कोई नहीं, वो तो जो फिगर है वही मानेंगे। तो 0 - -5 तो +5 हो गया। और हाँ, आंसर नेगेटिव आ रहा। आंसर नेगेटिव है, यानी 10th ऑप्शन ए नहीं होगा, 10th का ऑप्शन बी होगा। यस सर। यस 10th का बी होगा। ठीक है, समझ गया, 10th का बी होगा। ये ना मैं कहीं देख लेता हूँ। अच्छा, एक बार दोबारा बता दो जरा, क्या क्या हुआ। 10th का ऑप्शन बी चेक करेक्ट हो गया, लेकिन वो और तो 24 का प्लस आ गया। और कौन सा हुआ? एक आध और बता दो। एक दो क्वेश्चन में तो मतलब क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, 23 में क्या हुआ था? सर जय और मैंने रॉन्ग क्वेश्चन लिखा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन पे भी मार्क्स दे रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन 11। हाँ, 11th में क्या हुआ था? दो ऑप्शन में करेक्ट था ना? यस सर। हाँ, वो तो मैंने लिख लिया, बी और सी। एक शायद एक और कौन डिस्कस, एक तो स्टार्टिंग में एक हुआ था सर 8। सर 10th बता दो एक बार। 10th का तो ही होगा ना। 8th में बी नहीं, 8 हो गया। ठीक है, बी और डी मैंने लिख दिया। और एक अभी 10th वाले में हुआ, वो भी लिख लिया मैंने। 19th का भी कुछ बोल रहे थे ना? हाँ, 19th का सी है ना, 19th का सी हो गया। ठीक है, और भी कुछ आएगा? सर 10th एक बार दोबारा डिस्कस कर दो। नहीं, 10th में एक्चुअली पता है क्या है कि 10th में हो सकता है तुमने सही किया होगा, लेकिन चक्कर ये ना कि y एक्सिस में जो पोटेंशियल्स है ना, देखो y एक्सिस में तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, लेकिन इन्होंने नेगेटिव दे रखा है। तो यानी उन्होंने y एक्सिस को पलट के ड्रॉप किया, तो हम तो फिगर के हिसाब से चलेंगे, है ना? तो 4 से 6 जो है पोटेंशियल एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है, -5 से -1, मतलब 0 हुआ है, सॉरी,
4 मीटर से 6 मीटर अगर देखोगे तो पोटेंशियल -5 से 0 हो, तो यानी एक्चुअली बढ़ रहा, घट नहीं रहा। So that's the difference in the sign, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो ये माइनस वहां पे भी है, वो दोनों फिर कंपनसेट करके प्लस नहीं आ जाएगा? हाँ, लेकिन एक डेफिनेशन में भी तो माइनस डीबीटी आ रहा है ना, नहीं, तो उन फाइनल दोनों को ही माइनस मिला के, इनिशियल करो तो हाँ, उन दोनों को ही मिला के प्लस नहीं आ जाएगा? 3 माइनस होंगे, एक स्लोप नहीं नेगेटिव, होगा ना, फाइनल एक पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव और एक वो। तो एक मिनट, फाइनल माइनस इनिशियल कर तो 0 माइनस -5, तो वो प्लस आ गया, तो वो डीवी प्लस आ गया और डीआर भी प्लस है, और फॉर्मूला में एक माइनस होता है, तो इसलिए ओवरऑल जो है माइनस आंसर वाला आंसर करेक्ट, ठीक है ना? चलो, आई थिंक दैट वाज द डिस्कशन ऑफ सर 27 बता दो एक बार। 27 जस्ट अ सेकंड। ठीक है, माइनस से प्लस दिया तो लाइक अराउंड द अप्रॉक्सिमेटली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसमें तो मतलब बाइनोमियल टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना? ये तो बाइनोमियल टाइप का क्वेश्चन हो गया, इन द सेंस कि दो चार्ज दिया हुआ है, चार्जेस दिया हुआ है माइनस ए और प्लस ए पे, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, तो स्मॉल क्यू इक्वल पॉइंट चार्ज, ये माइनस ए पे प्लस ए, और मैंने बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है क्यू चार्ज। So the change in the electric potentiality of Q when it is displayed by small distance x along x-axis, तो x-axis पे तो यहाँ पे यानी k q q 2k q q by a अभी का एनर्जी है ना, ये भी है और ये भी है, बाद में हो जाएगा ये हो गया इनिशियल u r, uf हो गया KQ Q by A minus X plus KQ Q by A plus X. तो as usual KQ Q कॉमन लेके हो जाएगा A square minus X square और हो जाएगा A plus X plus A minus X यानी कि, ठीक है? तो ये फिगर के हिसाब से ठीक, तो यानी ये एक्चुअली 2a आएगा। अब इन दोनों को माइनस करें तो यानी k क्यूब क्यू तो कॉमन आ जाएगा, 2k क्यूब क्यू कॉमन आ जाएगा और 1 by a माइनस 1 by a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है? That's what you're getting. अब इसमें वो लगाओ, ठीक है? इससे हो जाएगा। अच्छा ये ट्वाइस नहीं कॉमन है, राइट? वो चेक करो ऑप्शन आ रहा है इससे, क्या ऑप्शन है? और इसको जब सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा?
ये तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब ये तो एक क्यूब लिख दूंगा, ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ऊपर रह गया, तो एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको तो अप्रोक्सीमेटली हम ए स्क्वायर ले लेंगे तो एक क्यूब आ जाएगा, है ना, और एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब आ रहा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर बाई, ये जो पूरा है ये हो गया अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बाई यानी एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। So I think we were just at the fag end of the chapter yesterday. We were discussing it. We were at the fag end of the chapter. तो एक काम करते हैं, कल या फ्राइडे हमने एक मुद्दा रेज किया था कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया तो एनर्जी का कुछ माइनस हुआ था, अगर याद करके देखो, है ना, कि जब डाइलेक्ट्रिक था पहले, सॉरी नहीं था पहले, और जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो दोनों में हेरा फेरी हुआ और उसमें कुछ आंसर आया था कि भाई वर्क डन यानी एनर्जी नेगेटिव हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो एक सवाल है कि भाई रिड्यूस कैसे हो गया, है ना, क्योंकि अगर मान लो मैं ऐसे लेता हूं चार्ट वाला या इवन सेल वाला भी जिसमें सेल अटैच्ड है, तो इन दैट केस याद करके देखो एनर्जी रिकंसाइल नहीं हुआ। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, बस मैंने रेज कर दिया, मैंने याद दिला दिया कि देखो इसमें एनर्जी रिकंसाइल नहीं था। तो अब रिकंसाइल नहीं था तो क्या हुआ था, है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वेश्चन कौन सा बता दिया, याद आना ना, फ्री एयर कैपेसिटर विद सेल, और फिर मैं डायरेक्टली डाल देता। तो डायरेक्टली डालने से कैपेसिटर बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है, लेकिन एनर्जी रिकंसाइल नहीं हुआ, क्यों नहीं, है ना। उसके एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आएगा, इज दैट कि अगर मान लो मैं एक कैपेसिटर लेता हूं प्लेट ऐसे, इन दैट केस अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक जस्ट इंट्रोड्यूस करो, ठीक है ना, मतलब 3D फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, जो भी है, इसी टाइप का कुछ। तो अगर मान लो एकदम कॉर्नर पे देखोगे तो क्या होगा, लेट अस से ये सेल से अटैच्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इससे पता क्या होगा, हल्का सा देखना, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस होगा और यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, और उसके चक्कर में पता क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा नेगेटिव प्लेट इसको ऐसे खींचेगा, है ना, और ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे रिपेल करे, लेकिन इनके पोजीशनिंग्स अलग होने के कारण क्या होगा, ये देखना हल्का सा लेटा हुआ फोर्स होगा ऐसे, और ये जो रिपल्शन होगा ये कुछ ऐसे होगा। इसका कंपोनेंट अगर देखोगे तो ये कम होगा, और इसका कंपोनेंट अगर देखोगे कंपेयर करोगे तो देखो अंदर वाला फोर्स ज्यादा, सो देयरफॉर देयर विल बी अ नेट पुलिंग इन फोर्स। यानी अगर डाइलेक्ट्रिक को जस्ट प्लेट के कैपेसिटर के कॉर्नर पे रख दो जैसे, तो जो उसके इंड्यूस चार्ज होगा उससे एक एसिमेट्रिक फोर्स होगा, यानी वो एकदम साथ वाला लेयर अलग डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, और जो दूसरा वाला रिपल्शन होगा दूसरे प्लेट का वो अलग डायरेक्शन में, और थोड़े एंगल्स अलग अलग होंगे, और जिसके वजह से क्या होगा, एक नेट अंदर की तरफ फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। अब वो कितना होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंटेक्स्ट में, तो जरा देखा जाए कि इसका डिस्कशन कैसे होता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूं। ये अगर प्लेट है, लेट्स से मान लो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, तो प्लेट का जो लेंथ है मान लो उससे x इंट्रोड्यूस हो चुका है डायरेक्ट, और प्लेट का लेंथ है, तो क्या होगा ना, कुछ पार्ट एयर कैपेसिटर और कुछ पार्ट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर तो पैरेलल में है, यानी जो कैपेसिटेंस बनेगा वो बनेगा एप्सिलॉन आर। अगर इसका एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन नॉट ए बोलते क्या होगा, अगर ये x है तो px by d प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बोलते हो जाएगा l माइनस x इंटू p by d। ये हो गया कैपेसिटेंस।
क्योंकि मुझे पहले से मालूम है कुछ चीज जो कि आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं पहले एक चीज कैलकुलेट कर लेता हूं और वो है डीसीडीएक्स। तो डीसीडीएक्स कितना आ जाएगा ना, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो एप्सिलॉन नॉट बी बाय टी को कॉमन ले लेता हूं, है ना, ये आ जाएगा देखना एप्सिलॉन आर माइनस 1। सो ऑब्वियसली विल आस्क यू डीसीडीएक्स कहां से आ गया। तो डीसीडीएक्स मुझे पता है, बाद में जरूरत पड़ेगा, इसमें पहले से कैलकुलेट कर लेता हूं। ये सी आ गया और ये डीसीडीएक्स आ गया। एक वजह एक्सप्रेशन देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूं कि देखो जैसे ही जैसे कैपेसिटर के अंदर डायरेक्टली डलता जाएगा, जैसे जैसे कैपेसिटर के अंदर डायरेक्टली घुसता जाएगा अंदर, उसका कैपेसिटेंस बदलता जाएगा। और वो जो कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, उसका फॉर्मूला होगा ये, साथ में एनर्जी भी होगा। तो लेट अस से U जो है वो है हाफ सी वी स्क्वायर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो वो है ना, इसका सेल का वोल्टेज भी है, तो एनर्जी हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, फिर होगा U प्लस बी यू इज इक्वल टू हाफ सी प्लस बी सी इनटू बी। इसी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो कैपेसिटेंस जैसे जैसे डायरेक्टली अंदर चला जाएगा तो देखना उसका जो कैपेसिटेंस है वो बदलता जाएगा, तो हाफ सी प्लस बी। देयरफॉर du क्या होगा, du हो जाएगा इक्वल टू हाफ dc इनटू b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको इससे माइनस करो, मतलब इसको इससे माइनस करो, इसको भी इससे माइनस करो, तो हाफ सी बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ dc बी स्क्वायर रह गया। लेकिन मुझे पता है फोर्स तो होता है माइनस du dx। चलो अगर मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो तो इन दैट केस du dx का मैग्नीट्यूड यानी du dx यानी हाफ dc dx हाफ इंटू dc dx इंटू dc dx कैलकुलेट हो चुका है। देयरफॉर फोर्स विल बी इक्वल टू हाफ dc dx आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट b एप्सिलॉन r माइनस 1 by t। ये हो गया फोर्स। The best part of the force is that you know that whether x is equal to L by 3 or L by 4 or L by 5 or L by 2 or 12 by 3 doesn't matter। क्यों, देखो independent of distance है, यानी it is a constant force। अब एक काम करते हैं, इसको एनर्जी से रिकंसाइल करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो जरा, F तो ये आ गया, चलो ठीक है, dc dx into v स्क्वायर। Therefore जो वर्क डन होगा, जो dw होगा, ध्यान रखना इसमें दो तीन चीजें हो रहा है। एक तो du यानी एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बदल रहा है, एक है dw बाय मी। बाय मी इसलिए कि मुझे इस डायरेक्टरी को पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये अंदर घुस जाएगा सीधा। हम वो नहीं चाहते, हम धीरे 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 इसको रिलीज करना चाहते हैं। तो मैं इस डायरेक्टरी को पकड़ के ऐसे धीरे 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 ले जाना चाहता हूं। ऐसे नहीं कि मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा, एकदम से घुस जाएगा, फिर दैट केस वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। फिर इन दैट केस एक और भी चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। तो मैं उस झंझट पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं करूँ एक काम करो, धीरे 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 रिलीज करो, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है। ये जो फोर्स क्रिएट हुआ है इसके ऊपर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होगा, जो मेरा वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का वो नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे जैसे डायरेक्ट्रिक अंदर जा रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो चार्ज भी बढ़ेगा इसमें, तो ये नया चार्ज आएगा, इसका मतलब कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ेगा और साथ में बैटरी भी वर्क डन करेगा। तो देखो कैसे रिकंसाइल हो रहा है। मैं तीनों चीज इकट्ठे लिखना चाहूंगा। वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, dq, है ना, जगह एकदम नहीं है बट चलो कोई नहीं, dq क्या होगा, dc into v हो गया। तो therefore dw सेल क्या होगा, dc into v स्क्वायर। क्यों, चार्ज into वोल्टेज, तो चार्ज तो dc into v है, into v कर दिया तो dc into v स्क्वायर, ठीक है। du क्या होगा, हाफ dc v स्क्वायर, और dw एक्सटर्नल, ठीक है ना, dw एक्सटर्नल। dw एक्सटर्नल कितना हो जाएगा,
टी डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे पकड़ के रखना पड़ रहा है, और ये पकड़ के रखना पड़ रहा है, धीरे 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 ले जा रहा है, उसका वर्क डन नेगेटिव होगा। कितना होगा? एफ इंटू डीएक्स। तो एफ कितना होता है? ड्यू डीएक्स, यानी ये। तो एफ इंटू डीएक्स क्या होगा? हाफ डीसीवी स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव, तो हो गया माइनस ऑफ हाफ डीसी इंटू डीसी। यानी एक चीज समझो, इस बार बैटरी ने वर्क डन किया है डीसीवी स्क्वायर, सॉरी डीसीवी स्क्वायर। वो डीसीवी स्क्वायर में से थोड़ा सा नेगेटिव होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मतलब एक्सटर्नल फोर्स वाला ये वाला मेरा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। कितना? माइनस हाफ डीसीवी स्क्वायर, और इस वजह से जो बचा हुआ वो जा रहा है कैपेसिटर में हाफ डीसीवी स्क्वायर। नाउ यू माइट आस्क ए क्वेश्चन कि ये एक्सप्लेनेशन आपने बड़ा लंबा चौड़ा आज इससे ऐसे दिया, जब हमने डे 1 में या शायद डे 2 में कैपेसिटर का एनर्जी पढ़ा था, वहां पे भी क्या एनर्जी लॉस हो रहा था। अभी भी अगर देखोगे तो वर्क डन बाय सेल डीसीवी स्क्वायर और वर्क डन सॉरी एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हाफ डीसीवी स्क्वायर। जब यही सिचुएशन उस समय आया था तो हमने बोला था नहीं वो ना रेडिएशन से निकल जाएगा या हीट से निकल जाएगा। आज वो एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि उस समय याद करके देखो, दो सिचुएशन हुआ। पहली बात तो डायलेक्ट्रिक तो था ही नहीं, इसलिए मेरा अलग से वर्क डन करने का कोई स्कोप ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम है कि हमने रेडिएशन के बारे में बात किया, तो यू माइट से रेडिएशन यहाँ पे क्यों नहीं? और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रेडिएशन से भी तो मैं कर सकता था। द आंसर इज दैट, देखो रेडिएशन ऐसे केस में पता है कब होता है? जब चार्ज सडनली चला जाता है और सडनली रुक जाता है। तो अगर मान लो इस सर्किट में मान लो कोई डायलेक्ट्रिक नहीं, स्विच ऑफ है और तुम सडनली ऑन करते हो और मान लो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या होता है? चार्ज एकदम से जाके रुक जाता है, एकदम से। यानी चार्ज बैठा हुआ है समझ लो स्टैटिस्टिकली, एकदम से चला जाके फिर एकदम से रुक जाएगा, यानी कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया इंस्टेंटेनियस। ऐसे इंस्टेंटेनियस चार्ज अगर मूवमेंट होता है और फिर इंस्टेंटेनियसली रुक जाता है, इन दैट केस क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ इन दिस केस आल्सो चार्ज इज मूविंग, डीसी इनटू वी तो डीक्यू चार्ज तो मूव कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? डायलेक्ट्रिक धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है, तो उससे कैपेसिटेंस भी धीरे 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 बढ़ रहा है। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी थोड़ा 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 करके आ रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस उस तरीके से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है जो कि हमने डे 2 में वर्क डन और बाय सेल और एनर्जी कैपेसिटर का और वो जो हेरा फेरी हो रहा था उसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो वहां पे स्विच ऑन कर रहे थे, इंस्टेंटेनियसली हो रहा था, ठीक है ना? बट देन उसमें एक और केस में मैंने बताया हुआ, वो अभी मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूं, और वो है अगर मान लो तार में रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा। तो रेजिस्टेंस वाला भी डिस्कस करेंगे, बट दैट वी विल डिस्कस इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट, ठीक है ना? अच्छा, इससे क्या होता है? एक क्वेश्चन और आता है इसी से, एंड दैट इज ये फोर्स का एक्सप्रेशन कौन है? इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब पता है क्या होगा? इसी क्वेश्चन में सब कुछ सेम है। आई होप यू हैव नोटेड डाउन द फिगर। हमें सब कुछ सेम रखते हुए सपोज मैं कहता हूं कि ये ना कैपेसिटर बिल्कुल एज पे एक डायलेक्ट्रिक रख दिया ऑफ मास एफ, ठीक है? ये डायलेक्ट्रिक है और इसका मास एम दे दे, तो क्या होगा? खिंच जाएगा। लेकिन कहां तक? यहां तक। तब तक वेलोसिटी आ चुका, तो क्या होगा? ये ओवरशूट करके इधर आ जाएगा, पर जैसे इधर आएगा ऐसे हो जाएगा, ये पार कर जाएगा, तो दैट केस क्या होगा? फोर्स और अट्रैक्शन इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा? शुरू में तो एक्सीलरेट करेगा एंट्री के दौरान, लेकिन जैसे एग्जिट होना शुरू होगा तो उसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। तो देखना, सिमेट्री के कारण बता सकते हैं कि बिल्कुल एज पे आके रुकेगा, जैसे एज से स्टार्ट किया था बिल्कुल एकदम उतने ही एज पे आके रुकेगा, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स तो बरकरार है, तो क्या होगा? उसको दोबारा खींच लेगा। यानी थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो फ्रिक्शन का चक्कर रहता है। थियोरेटिकली क्या होगा? ये जो डायलेक्ट्रिक है ये पूरे कैपेसिटर प्लेट के अंदर आएंगे, फिर ओवरशूट करेंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर ओवरशूट करेंगे एंड सो ऑन। तो अगर इस एज से स्टार्ट करोगे इन दैट केस ऑसिलेशन ही होगा, है या नहीं? अब मुझे एक चीज का जवाब दो, इज दैट ये जो ऑसिलेशन है क्या ये एसएचएम होगा?
क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम भी होगा? क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम भी होगा? बोलो। अच्छा, बाय द वे आंसर शीट का पिक जो वो वाला भेजे थे, दोबारा दूसरा पिक मत भेज दे, मैं कंपेयर करूंगा तो एक्सेप्ट कर। तो एक्चुअली ना सारा लॉस्ट हो गया थोड़ा सा, तो चलो मैं ग्रुप में भी चेक कर लूंगा, बट आंसर शीट का पिक जो है ना दोबारा भेज दे, पर्सनली भेज देना, दोबारा ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? विल इट बी एसएचएम और नॉट एसएचएम? Will it be SHM or not SHM? ऑसिलेशन तो होगा, पक्का होगा, पता चल गया, इधर से उधर से इधर सब हो रहा है, बट विल इट बी एसएचएम और नॉट एसएचएम? ओके, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा तो मैं उसका हिंट पहले ही दे देता हूं। लुक एट द टाइप ऑफ फोर्स, मैंने पहले ही मेंशन कर रहा है। कैसे फोर्स आ रहा है? इट्स अ कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स में एसएचएम नहीं हो सकता, लेकिन ऑसिलेशन हो सकता है। अगर आइडियल केस ले लो और एक बॉल को छोड़ दो तो बॉल बाउंस करता है ऐसे करके, इसमें भी तो फोर्स कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो कांस्टेंट है, और ऑसिलेशन भी हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। आइडियल केस तो यानी बार बार उठने जाएगा, वापस आएगा, फिर उठने जाएगा, फिर वापस आएगा, आइडियल केस। प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे होता है, ऐसे रुक जाता है, बट आइडियल केस में तो चलता रहेगा। आइडियल केस में इसलिए क्या होगा, that this will be leading to an oscillatory motion but not SHM, ठीक है ना? यानी आइडियल केस में SHM नहीं होगा। तो क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। सर आपको चैट विजिबल नहीं है क्या सर? सबने नो लिखा ही हुआ था एसएचएम के लिए। अच्छा, वो एक्चुअली चैट एकदम ऊपर चला गया, हाँ, जबकि मैं देख रहा था वो एक्चुअली ऊपर चला गया। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो एक दो और क्वेश्चन भी आया होगा। एक तो है कि ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट पैरेलल में होंगे एज v is constant for both, और एक del u by del x into dx नहीं होगा क्या? नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो तो हो ही गया। मनन has raised that हाँ बिल्कुल सही बोला है, इस दैट इसमें जो वेरिएशन हो रहा है ना वो सिर्फ इसी में हो रहा है। व्हाट अक्षित हैज आस्क्ड इज दैट उसमें फिर को del x और वो सब भी तो लेना चाहिए। देखो, अगर मान लो 3D में वेरिएशन होता है, इन दैट केस हमें सारे लेने पड़ते है ना, dx वाला भी लेना पड़ता है, dy वाला भी लेना पड़ता है, dz भी लेना पड़ता है, सो। पर यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे सारा वेरिएशन सिर्फ x के अलावा हो रहा है, इसलिए सिर्फ du dx से हमारा काम चलेगा। मैं समझ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया ना du dx, तो कायदे से तो du dx आई क्या, du dx मतलब du तो नहीं होता, डेबा होता है, बट एनीवे डेबा यू नो u डेबा y j क्या है ना, डेबा y डेबा u डेबा z भी होना चाहिए, बट इस केस में जरूरत, ठीक है ना। सो दैट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ने सबने तो नो आंसर दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात। यानी क्या होगा ना, एसएचएम तो नहीं होगा, बट यस ऑसिलेशन होगा, और उसका मुझे टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। उसका मुझे टाइम पीरियड निकालना, तो क्या करेंगे, फोर्स तो आ चुका है, मैं फोर्स को बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना, फोर्स को एफ ही लिख रहा हूं, तो एक्सेलरेशन होगा एफ बाई एफ, और उसको लेंथ जो कवर करना है वो है एल, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अभी रुको, ये टी क्या है, ये एज पॉइंट से लेके पूरा अंदर आने तक का जो टाइम है वो टी है, उतना ही टाइम बाहर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम अंदर आने में लगेगा, उतना ही टाइम वापस बाहर आने में लगेगा, तब जाके ओरिजिनल पॉइंट पे आएंगे। यानी इसमें 4 प्रोसेस, ये स्टार्टिंग है, मैं इसको प्रोसेस नहीं मान रहा, स्टार्ट, ये एक प्रोसेस हुआ, दूसरा प्रोसेस हुआ, तीसरा प्रोसेस हुआ, चौथा प्रोसेस हुआ। ये चारों सिमेट्री के कारण क्या होगा, बराबर होगा, तो देयरफॉर पहले तो टी निकालूंगा, स्मॉल टी हो जाएगा 2l by a, where a is f by m और f हो गया ये पूरा, उसको m से डिवाइड करेंगे, फोर्स एनीवे कांस्टेंट, ये आ गया, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 into t, यानी 4 into under root of 2l by a। लेकिन एक चीज है कि लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी
that you have to start at the edge. ये कोई मैंडेटरी नहीं कि तुम एज से स्टार्ट करो. तुम बोले नहीं मैं तो 5 सेंटीमीटर अंदर घुसा के स्टार्ट करो, ऐसे कुछ मत. मे बी सम डिस्टेंस, कुछ मे बी यू नो सम x नॉट डिस्टेंस. इन दैट केस क्या होगा? सपोज तुम एक काम करते हो, स्टार्ट ऐसे कर, ये L हो गया और मान लो x नॉट, यानी इट हैज स्टार्टेड बीइंग पार्शियली इनसाइड ऑलरेडी. इन दैट केस क्या करेंगे? इन दैट केस क्या करेंगे? इन दैट केस क्या करेंगे? छोटा सा चेंज. ओके, इन दैट केस एक छोटा सा ही चेंज होगा, रिप्लेस L बाय L माइनस x नॉट. अभी एक चीज और सुनो, यानी इसमें हो जाएगा t इज इक्वल टू 4 इनटू अंडर रूट ऑफ 2 इनटू L माइनस x नॉट बाय t. बस इतना ही फर्क. बट अभी रुको, इसमें एक चीज है, इज दैट, हाँ बिल्कुल प्रणय इज राइट. जय गोयल इज सेइंग, ध्रुव भी सही लिखा. जय गोयल इज सेइंग इज एम्पलीट्यूड बदल जाएगा. हाँ वही मैं पूछ रहा था कि क्या होगा. वैसे इस केस में ना एम्पलीट्यूड एक डिफाइनेबल क्वांटिटी तो नहीं है, बट देन यस यू कैन टेक ए ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पॉइंट एंड से दिस हैज द एम्पलीट्यूड, यू माइट से. बट अगर मैं एसएचएम के हिसाब से चलूं तो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड फ्रॉम द मीन पोजीशन, व्हिच इज अगेन द मिड पॉइंट, तो इसलिए चलेगा. बट उस तरीके से डिफाइन नहीं होता, बट देन वी कैन टेक द सेंटर इन दिस केस. जैसे इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा? इस केस में एम्पलीट्यूड क्या मानोगे? L by 2. ओके, सिर्फ एक ही जने ने L बोला, वो है शिवम. ध्रुव ने भी बोला L by 2, अक्षित ने भी L by 2 बोला, कार्तिक दास की टाइपराइटर आपने 4 टाइम्स कैसे कर लिया? वो तो मैंने सिमेट्रिकल किया कि यहां से यहां तक एक्सेलरेशन, और जितना एक्सेलरेशन एंट्री पे हुआ उतना एक्सेलरेशन एग्जिट पे होगा, फिर वापस उतना एक्सेलरेशन होगा एंट्री पे, फिर वापस उतना एक्सेलरेशन होगा एग्जिट, है या नहीं? सो देयरफॉर मैंने इसको 4 टाइम्स कर दिया. तो वो तो चलो ठीक है. एम्पलीट्यूड इस केस में हो जाएगा L. एक्चुअली देखो एम्पलीट्यूड को कैसे मान, है ना? तो लाइक सेंटर पीस तो ये हो गया, बिकॉज नाउ द सेंटर विल बी लाइक दिस. तो सेंट्रल लोकेशन ये हुआ, ये सेंट्रल लोकेशन है. यहां से L जा रहा है और यहां से भी L जा रहा है, तो है ना इस तरीके से. तो अगर मान लो तो वैसे देखते हो, कोई एज पॉइंट ले लो ये वाला, तो ये मीन पोजीशन मान सकता हूं मैं. तो ये यहां से यहां तक ट्रैवल किया तब ना मीन पोजीशन है नहीं. इसलिए एम्पलीट्यूड L माना जाएगा रादर देन यू नो L by 2. L by 2 नहीं होगा, L ही होगा. ठीक है. हाँ, शिवम ने अप्लाइड डिफरेंट यार्डस्टिक. हम बोले कि मैंने ना सेंटर पॉइंट ले लिया, तो जब डायरेक्ट्रिक का सेंटर ये ले लिया और ये एम्पलीट्यूड के पोजीशन पे ये ले लिया, दैट्स आल्सो दैट्स अप टू देम. वो तो इंटरप्रिटेशन जैसा मर्जी कर लो. मेरे कुछ और भी क्वेश्चन था. इस दैट इस केस में क्या होगा, अगर तुम ऑलरेडी इंसर्ट करके करोगे ना, तो जब बाहर जाएगा ना, तो लास्ट पॉइंट भी ऐसे ही होगा. इसका ऐसे होगा, इसका लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट भी देखना ऐसे होगा, ये x नॉट. ये रहे. तो सिमेट्री मेंटेन करते हुए जैसे एंट्री हुआ था ना कि x नॉट पॉइंट अंदर था, तो ऐसे बाहर जब जाएगा तो उसका भी x नॉट पार्ट अंदर रह जाएगा, तो वो चीज सिमेट्रिकल होगा. इसलिए L माइनस x नॉट कर दिया, बाकी सब सेम. और 4 टाइम्स तो करेंगे, है ना? तो t इज 4 टाइम्स, बस पिछले बार L था, इस बार L माइनस x नॉट, इतना ही फर्क. अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था, दैट वुड बट एनीवे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो चलो मैं एक काम करता हूं, इसको होमवर्क के दे देता हूं, इसको कल डिस्कस करूंगा, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टॉप दिस चैप्टर एंड स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. एंड दैट इज सपोज मैंने क्या किया,
एक कैपेसिटर मतलब स्फीयर लिया है जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, और इसका रेडियस है मान लो स्मॉल आर। वेरी फास्ट। यहां पे एक स्विच ऐसा है, सीक्वेंशियली क्या किया जाता है ध्यान से सुनो। दिस कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज Q, फिर स्विच को ऑन किया जाता है या फिर स्विच को ऑफ किया जाता है, ठीक है। और उस चक्कर में क्या हुआ, इसका चार्ज कुछ शेयरिंग में चला जाता है, ऑब्वियसली वो तो जाना ही है। फिर से मैं क्या करता हूं, इसको Q0 तक ले जाता हूं। जैसे सपोज मान लो इसका आधा चार्ज चला या सपोज इसका 100 था और 25 चला गया, लेट्स से, मुझे नहीं पता क्या जाएगा, वो तो रेडियस पे डिपेंड करेगा, बट लेट्स से इसका स्मॉल आर के वजह से कुछ 25 चला तो 75 रहेगा। तो मतलब जो भी हुआ स्विच ऑन ऑफ करके फिर वो 75 को फिर से 100 करूं, फिर इसको ऑन करूं, फिर इसको ऑफ कर दूं, फिर इसको 100 पे ले जाऊं, फिर इसको ऑन करूंगा, फिर ऑफ कर दूंगा, फिर इसको 100 करूंगा चार्ज। यानी होगा क्या पता है, कुछ ऐसे होगा कि इनिशियली ये 0 चार्ज और ये Q0, इसका Q0 इसका 0। जैसे स्विच को ऑन करोगे तो देखना कुछ ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, पर जो भी है अब नहीं पता तो इसलिए ऐसे नहीं। इसका चार्ज फिर से उतना ही कर, फिर स्विच ऑन किया, फिर देखना ऐसे होगा, फिर इसको फिर 100 कर दो, तो 100 मतलब Q0 कर दो, ठीक है ना। और फिर जैसे स्विच ऑन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऑफ कर दिया, फिर इसको 100 पे ले गए, फिर स्विच ऑन किया तो ऐसे होगा। यानी हर बार पता है क्या होगा, इसका चार्ज तो कम होकर फिर 100 पे जा रहा है, यानी Q0 पे जा रहा है, और इसका चार्ज इस वाले का ऐसे 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 बढ़ता जाए। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक पोटेंशियल्स बराबर नहीं। तो माय क्वेश्चन इज आफ्टर n operations, n such after operations, after n such operations, एक काम और भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहते हो तो मे बी यू कैन मेक इट एज r/2 इनिशियली। पहले इसको r/2 कर लो, बाद में इसको जनरलाइज करके स्मॉल r कर दो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकल्स अच्छा रहेगा। जैसे मर्जी, कोई बात नहीं, r/2 से स्टार्ट करो और फिर इससे। आफ्टर n such operations, what will be the final charge of this sphere? ठीक है ना, find final charge, and also during nth operation, find charge flow। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कैपेसिटर एज ए टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक से शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है इन जनरल, लेकिन अगर तुम जेईई एडवांस के पिछले 30-40 साल के पेपर देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। उसमें शायद दोनों का रेडियस शायद सेम था, जहां तक मुझे याद आता। चलो एक्चुअली सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम होगा तो क्वेश्चन के नंबर्स आसान आएंगे, अलग होगा तो इन दैट केस थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, और तो कोई बात नहीं है ना। तो आई एम गिविंग अ जनरल आल्सो एंड आल्सो लिटिल डिफरेंट, आई मीन आधा तो करके पूरा सीक्वेंस ये करो तो देखना एक पूरा सीक्वेंस बनता है, देखना एक सीरीज बने। तो सीरीज का nth टर्म फिर ऐड करके एंड ऑन, दिस इज व्हाट यू डू। अच्छा देखो अक्षित, क्या ना उसको हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं, तो एक काम करेंगे, नोडल एनालिसिस कैपेसिटर में करोगे, फिर से नोडल एनालिसिस करना पड़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग डुप्लीकेशन ऑफ टाइम, तो हम एक काम करेंगे, नोडल एनालिसिस जो है ना हम करंट में सीख लेंगे। मेथड इज एग्जैक्टली द सेम इन कैपेसिटर्स आल्सो, ठीक है ना। वो एक्चुअली सारे किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ही है, कोई अलग कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट किरचॉफ्स लॉ को कई जगह थोड़ा सा एक पर्टिकुलर वे में यूज करके अलग अलग नाम है, ठीक है ना। एक ऐसा और भी मेथड है, वो है सुपर पोजिशन मेथड, कि एक सेल ले लो, जैसे मान लो 4 सेल्स है, तो एक काम करो 3 को शॉर्ट कर दो और एक सेल के वजह से सबका चार्ज निकालो, फिर दूसरे को शॉर्ट फिर दूसरे को एक्टिवेट करो, बाकी 3 शॉर्ट कर, फिर सबका चार्ज निकालो, फिर तीसरे को एक्टिवेट करो, बाकी 3 शॉर्ट कर लो, फिर चार्ज निकालो, फिर चौथे को एक्टिवेट करो, फिर शॉर्ट बाकी 3 को शॉर्ट करके फिर चार्ज निकालो। अब ये जो चार्जेस आए ना, किसी भी कैपेसिटर का जो चार्ज आएगा
वो आएगा इन चार चार्जेस के समेशन। इसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बट देन ऑनेस्टली स्पीकिंग पता है क्या ना, ये ज्यादा लंबा निकल आता है कंपेयर टू किरचॉफ, तो इसलिए जो है ना हम लोग प्रेफर करते हैं किरचॉफ का। अदरवाइज देयर आर सम ऑफशूट्स आल्सो, सुपरपोजिशन इज जस्ट वन ऑफ देम, और भी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलो एनीवे आई थिंक वी विल एंड द डिस्कशन हियर टुडे। इसका जो होमवर्क पाना इसको सॉल्व करके रखना, कल इसी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वी विल बी बिगिनिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही फिर। चलो ओके, बाय बाय। हाँ, क्वेश्चन आसान है बेटे, क्वेश्चन बोले कोई रिपीट करने के लिए बता देता हूँ। क्यू नॉट इनिशियल चार्ज है, ये कनेक्टेड है लेकिन स्विच ऑफ है, तो इसको ऑन कर दो तो कुछ चार्ज आ गया, फिर इसको ऑफ कर दो, फिर इसको क्यू नॉट कर दो, फिर ऑन कर दो, फिर कुछ चार्ज चला जाएगा, फिर ऑफ कर दो इसको, फिर इसको क्यू नॉट कर दो, यानी उसका तो चार्ज कम होता जाएगा इसका, लेकिन उसको फिर से भरपाई करके क्यू नॉट कर दो किस तरीके से। ठीक है ना, एंड सो ऑन, दैट थिंग इज रिपीटेड आफ्टर n टाइम्स, तुमको ये सब चीजें लिखा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।